हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह। आज हम लोग इस फंजाई के जनरल कैरेक्टर के तीसरे एपिसोड में फंजाई के न्यूट्रिशन के बारे में और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फंजाई का जो न्यूट्रिशन हम देखते हैं यहाँ पे, तो फंजाई जो अन्य जो जीव होते हैं, जैसे दूसरे जो जंतु हैं, पौधे हैं, जो अपने भोजन के रूप में जो एलिमेंट यूज करते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि होते हैं, उसी तरह फंजाई भी इन एलिमेंट को रिक्वायर करते हैं। तो हम यहाँ पर जो देखेंगे कि फंजाई जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनके भोजन लेने का तरीका क्या है, किस तरह से वो अपना भोजन लेते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फंजाई को हेट्रोट्रॉफिक कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है, और यह अपना भोजन दूसरे जीवित मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और भोजन का रूप जो होगा, यह जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म से भोजन को अपन लेते रहते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे फंजाई को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम पैरासाइट, सैप्रोफाइट और सिम्बियंट कह देते हैं। इसमें से पहला हम लोग देखेंगे पैरासाइट, कि पैरासाइट किसे कहते हैं। वे फंजाई जो अपना भोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अजीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, उनको हम पैरासाइट कह देते हैं। पैरासाइट को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऑब्लिगेट पैरासाइट, और जिसको पूर्ण परजीवी कहा जाता है। दूसरा होता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, जिसको हम क्या कहेंगे, विकल्पी मृतोपजीवी, कि मृतोपजीवी के रूप में जीवित रहना उनका एक विकल्प है, लेकिन बेसिकली वह क्या होंगे, परजीवी, पैरासाइट होंगे। तो अब पहला इसमें देखेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट, जिसको हम पूर्ण परजीवी कह देते हैं। कि वे फंजाई, ठीक है, दोज फंजाई विच टेक देयर न्यूट्रिशन ओनली फ्रॉम लिविंग प्रोटोप्लास्ट, कि वे फंजाई जो अपना भोजन केवल जीवित प्रोटोप्लास्ट से प्राप्त करते हैं। अगर इनको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ऐसे फंजाई को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। इसमें आपका आता है रेविनेलिया का एग्जाम्पल है, पक्सीनिया है, कि पक्सीनिया का ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा गया। यह गेहूं के पौधे पर एक डिजीज काज करता है, इसको हम रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। इसमें 5 स्पोर पाए जाते हैं, और यह जो है स्पोर 2 प्लांट पे पाए जाते हैं। एक प्राइमरी होस्ट व्हीट होता है, दूसरा इसका अल्टरनेट होस्ट होता है। बारबेरी प्लांट हैं, मेलेनबेकिया है, थैलेट्रम है, जो इसके अल्टरनेट होस्ट होते हैं। तो यह जो है ऐसा फंगस है कि अगर इनको एक भी होस्ट दोनों में से नहीं मिलेगा तो इनकी साइकिल ब्रेक हो जाएगी या समाप्त हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए इनको क्या कहा गया कि पूर्ण परजीवी हैं, तो इनको लिविंग प्रोटोप्लास्ट चाहिए ही चाहिए। दूसरा फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, कि क्या दोज फंजाई विच आर बेसिकली पैरासाइट, कि ये फंजाई क्या होते हैं, बेसिकली पैरासाइट होते हैं। लेकिन अगर इनको लिविंग प्रोटोप्लास्ट नहीं मिल रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिल रहा है, तो यह कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए नहीं होंगे, कुछ समय के लिए यह दूसरे डेड मैटर्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर्स से भी अपना भोजन लेकर जीवित रह सकते हैं। इसमें अस्ट्लागो आता है, टालिपोस्पोरियम आते हैं। तो इनको क्या कहा गया कि इनमें क्या एक विकल्प के रूप में क्या है कि वह सैप्रोफाइट की तरह कुछ समय के लिए जीवित रह सकते हैं। अब दूसरा प्रकार है सैप्रोफाइट, कि वे फंजाई जो अपना भोजन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं, उसको हम सैप्रोफाइट कह देते हैं, जिसको मृतोपजीवी कह दिया जाता है। कि वे फंजाई जो अपना भोजन मृत पदार्थों से लेते हैं, इसलिए इनको मृतोपजीवी कहा जाता है।
इनको दो भागों में बांटा गया, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट कहा जाता है। पहला प्रकार है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, कि पूर्ण मृतोपजीवी हैं। ये वे फंजाई होते हैं जो अपना भोजन केवल सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इनमें किसी जंतु या पौधे पर रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, तब इसको ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट कह दिया जाता है। इसमें म्यूकर आ जाते हैं, एगैरिकस आ जाते हैं, राइजोपस की जातियाँ हैं, पेजाइजा की जातियाँ हैं। ये सब क्या हैं? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट के रूप में पाए जाते हैं। अब जैसे पेजाइजा का एक नाम आया कि पेजाइजा क्या है? ऐसे फंगस होते हैं जो गोबर पे ग्रो करते हैं, और वे फंगस जो गोबर पे डंग पे ग्रो करते हैं उनको कोप्रोफिलस भी कहा जाता है। अब दूसरा प्रकार है फैकल्टेटिव पैरासाइट, कि सैप्रोफाइट का दूसरा टाइप है फैकल्टेटिव पैरासाइट, कि पैरासाइट के रूप में जीवित रहना इनका एक विकल्प है, लेकिन यह मुख्य रूप से सैप्रोफाइट होंगे। कि दीज फंजाई आर बेसिकली सैप्रोफाइट एंड दे आर जनरली लिव in the soil, but under certain condition they can also infect the animal or plants and cause diseases। ये ऐसे सैप्रोफाइट हैं जो सॉइल में जीवित रहते हैं, पड़े रहते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, वह परिस्थितियाँ क्या होंगी कि जब उनके अनुकूल कोई प्लांट या जंतु मिलता है तो उस पर वह जाके रोग उत्पन्न करते हैं और पैरासाइट के रूप में रहते हैं, और फिर उस प्लांट को, एनिमल को मार देते हैं, वापस सॉइल में फिर सैप्रोफाइट के रूप में आ जाते हैं। इसमें पाइथियम आता है, फ्यूजेरियम आता है। ये ऐसे फंजाई हैं जो सॉइल डोलर्स हैं। सॉइल डोलर्स वे फंजाई होते हैं जो सॉइल में रहते हैं, तो यह बेसिकली सैप्रोफाइट होते हैं। लेकिन जब जो है इनके लिए फेवरेबल प्लांट मिलता है, जैसे अरहर का पौधा होता है, ठीक, उस पर फ्यूजेरियम जाता है, तुरंत इन्फेक्शन करता है, उसको मार देता है, वापस फिर सॉइल में चला आता है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये कुछ समय के लिए है, पैरासाइट के रूप में गया प्लांट पे, रोग उत्पन्न करता है, उसको प्लांट को मार देता है, वापस फिर सॉइल में आता है, सैप्रोफाइट के रूप में पड़ा रहता है। तीसरा टाइप है सिम्बियांट। अब सिम्बियांट क्या है कि कुछ फंजाई को देखा गया कि ये कुछ फंजाई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक सहसंबंध में रहते हैं, एक ऐसे कोऑपरेशन में, ऐसे जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रहते हैं कि जहाँ पे दोनों फंजाई और दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके साथ वो पाया जा रहा है, दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं? द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर म्यूचुअल। एक ऐसा एसोसिएशन फंजाई का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो क्या म्यूचुअल है, एक दूसरे के लिए पूरक हैं, ये ठीक, कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे पे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका लाइकेंस होता है, दूसरा है माइकोराइजा। लाइकेंस में देखा जाता है कि एल्गी और फंजाई दोनों एक क्लोज एसोसिएशन में पाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। एल्गी का काम फोटोसिंथेसिस करना होता है। यह फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने लिए और फंजाई के लिए भोजन निर्माण का कार्य करते हैं, और फंजाई जो होते हैं वह एल्गी को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं तथा एल्गी को फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल जैसे वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, एक दूसरे को कोई हानि
नहीं पहुंचाते हैं। तो ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बियोसिस कह देते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका लाइकेन हो गया। दूसरा होता है माइकोराइजा, कि माइकोराइजा वे फंजाई हैं जो दूसरे उच्च पौधों की जड़ों के साथ सहसंबंध बनाते हैं। ठीक, इसलिए इसको माइकोराइजा कहा गया। माइको टर्म फंजाई से लिया गया, राइजा राइजॉइड मीन्स रूट। कि क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी विथ द रूट ऑफ हायर प्लांट, उच्च पौधों की जड़ों के साथ फंगल हाइफी का जो संबंध है उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। अब माइकोराइजा में जो फंजाई होते हैं वह पौधे के लिए वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब कि जो फंगल हाइफी हैं यह रूट हेयर की तरह कार्य करती हैं, वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करती हैं। और इसके बदले में जो प्लांट होते हैं वह फंजाई को रहने के लिए स्थान देते हैं और भोजन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह का जो एसोसिएशन होता है वह पीपल के पौधे में, बरगद के पौधे में, पाइनस के पौधे में पाया जाता है। माइकोराइजा को दो भागों में बांट देते हैं। वह होता है किस आधार पे कि फंजाई रूट पर कहाँ पाए जा रहे हैं, उसके सरफेस पे बाहर होते हैं अथवा रूट के अंदर कार्टेक्स रीजन में वो अपनी कॉलोनी बनाते हैं। तो इस आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसको एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा एंड एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा कह देते हैं। एक्टोट्रॉपिक क्या हो गया कि जहाँ पर क्या होगा कि जो फंगल हाइफी हैं वह रूट के सरफेस पे पाई जा रहे हैं, अंदर नहीं है। कहाँ है, रूट के बाहर सरफेस पे पाई जाती हैं। और यहाँ से कुछ हास्टोरिया या कुछ हाइफी रूट के इपीडर्मल रीजन में, जो इपीब्लेमा की सेल्स हैं उसमें जाती हैं, वहाँ से भोजन को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती। तब हम इसको एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा कहते हैं। ऐसा माइकोराइजा पाइनस में पाया जाता है। दूसरा था एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा, कि यहाँ पर जो फंगल हाइफी होती हैं वह रूट के अंदर कार्टेक्स रीजन में जाके इस्टेब्लिश कर जाती हैं और कुछ हाइफी वहाँ से बाहर सॉइल में निकलती हैं, रूट हेयर की तरह कार्य करती हैं और सॉइल से वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती हैं। इसमें वर्म फंजाई आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजल फंजाई। ठीक, यह जो है एस्कुलर प्लांट में जो पाए जा रहा है वर्म फंजाई इनको कह देते हैं। तो ये आपका होता है न्यूट्रिशन। तो यहाँ तक आपका 3 हो गया न्यूट्रिशन के प्रकार। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे, कि फंजाई में जो रिप्रोडक्शन देखा जाता है, तो रिप्रोडक्शन चूँकि फंजाई एक प्लांट है तो यहाँ रिप्रोडक्शन की 3 विधियाँ पाई जाती हैं, जिसको वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल कह देते हैं। तो उसके पहले हम आते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है, कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति है, जो क्षमता है, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। यह एक मतलब नेचुरल गिफ्ट है, प्रकृति की देन है कि प्रत्येक जीव जाति पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करती है। ठीक, वह तरीका क्या है, संतान उत्पन्न करने का जो मेथड है उसी को हम रिप्रोडक्शन कह देते हैं। ठीक, प्लांट को कहा जाता है कि प्लांट एक ही स्थान पर, चाहे ठंडक हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, प्लांट एक ही स्थान पे पड़े रहते हैं, वह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जंतु जो होते हैं वह अपने आवश्यकता अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं, लोकोमोशन होगा उनमें। इसीलिए प्रकृति ने एक एडाप्टेशन पौधों में दिया है कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन की तमाम विधियाँ, बहुत सारी विधियाँ हैं, जिसको हम वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। जबकि एनिमल्स में एक ही विधि है, वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन पौधों में
3 विधियां हैं, उसके अंदर तमाम मेथड हैं। मतलब क्यों? प्रकृति ने एक उनको वरदान दिया है। वह क्या है कि वह किसी भी तरीके से अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान प्लांट बना देते हैं। तो लिखे हैं मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर एंड यूकार्पिक बट सम फंजाई आर यूनिसेलुलर एंड होलोकार्पिक। ठीक, तो अब फंजाई में जब हम जनन पे आते हैं तो ये देखा गया कि क्या है, मोस्टली जो फंजाई हैं कैसे मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकार्पिक होते हैं। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर होलोकार्पिक हैं। अब यूकार्पिक क्या है, होलोकार्पिक क्या है, कि ऐसे थैलस जहाँ पर थैलस का कोई एक भाग या हाइफी का जो टिप है वहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। सीधे हम दूसरा क्या कह सकते हैं कि जब जो है रिप्रोडक्शन में थैलस का कोई एक भाग पार्टिसिपेट कर रहा है तब हम उसको यूकार्पी कह देंगे। लेकिन जब पूरा का पूरा थैलस रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट होगा तब हम उसको होलोकार्पी कहेंगे। तो सामान्यतः जो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, जैसे ईस्ट होता है कि उसमें जो पूरा सेल है वह रिप्रोडक्शन के समय रिप्रोडक्टिव यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है, गैमेटोजेनिया बना देता है। तब ऐसे फंजाई को हम होलोकार्पिक फंजाई कह देते हैं। इस फेनामेना को होलोकार्पी कहते हैं। तो फंजाई में यूकार्पिक मल्टीसेलुलर फार्म होता है और होलोकार्पिक यूनिसेलुलर फार्म होता है। ठीक, तो अब दूसरा हम देखते हैं कि फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है इसके 3 मेथड होते हैं, जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल कह देते हैं। पहला हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर थैलस का कोई भाग टूट के अलग होता है और वह जो है नया प्लांट और नया थैलस बना देता है। यह हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कौन कौन से मेथड होते हैं उसको देखा जाता है। तो इसमें पहला लिखा है फ्रैगमेंटेशन, बडिंग, क्लेमाइडोस्पोर, फिजन एंड ओइडिया फॉर्मेशन। ये क्या है, सारे तरीके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। फ्रैगमेंटेशन हम किसे कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए फिगर में बना हुआ है। किसे हम कहेंगे कि जहाँ पर थाइलस छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, या जो हाइफी माइसीलियम है वह छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाते हैं। प्रत्येक फ्रैगमेंट फिर डेवलप करके एक नया थाइलस या एक नया माइसीलियम बना देता है, तब हम उसको फ्रैगमेंटेशन कह देते हैं। दूसरा होता बडिंग। अब यहाँ पे बडिंग का फिगर बना हुआ है। यहाँ देखिए बडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर यह फेवरेबल कंडीशन में ऐसी परिस्थितियों में जहाँ भोजन उचित मात्रा में पाया जा रहा है, तो जो सेल होता है फंजाई का, अब यह बडिंग ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट एक कोशिकीय फंगस है कि ईस्ट की जो सेल होती है वो एक किनारे पे बल्ग कर जा रही है, फूल जा रही है। ठीक, और उसके साथ साथ उसका जो न्यूक्लियस है वह 2 भागों में टूट जाता है। एक न्यूक्लियस उस बल्ग में आ जाता है और वह जो बल्ग हो रहा है उसको हम बड कह देते हैं। और यह जो बड है यह धीरे धीरे जो बड होगा यह क्या करता है, यह जो बड होगा यह धीरे धीरे बड़ा होता है और जो पेरेंट सेल है उससे सेपरेट हो जाता है। ठीक, जब सेपरेट हो गया उसको हम बड कर दिए, दूसरा हो गया पेरेंट सेल। दोनों पे एक निशान बनता है। जो बड पे निशान बनता है उसको बर्थ स्क्वायर कह देते हैं, जो पेरेंट सेल पे निशान बनता है उसको हम बड स्क्वायर कह देते हैं। ठीक, तो बडिंग में क्या हो गया कि यह जनरली जो यूनिसेलुलर फंजाई हैं उसमें देखा गया। मल्टीसेलुलर माइसीलियर फार्म में भी कहीं कहीं पाया जाता है। तो उसमें ये क्या होगा, बड के रूप में आउटग्रोथ निकल रहा है और वह आउटग्रोथ पेरेंट सेल से या पेरेंट थैलस से अलग होता है और अलग होकर के फिर एक नया थैलस और नया माइसीलियम बनाएगा।
फिर होता है फिजन। फिजन देखा गया, ये भी ईस्ट में हम देखते हैं कि फिजन में क्या होता है कि यहाँ पे सीधे सीधे सेल एलांगेट कर जा रही, ठीक, सेल जो है एलांगेट करेगी और वो बीच से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये न्यूक्लियाई टूटता 2 भागों में बढ़ गया। अब यहाँ पे माइटोसिस मियासिस नहीं होगा, सिंपल इसको हम ए माइटोसिस कह देते हैं। यहाँ कोई माइटोसिस मियासिस नहीं, सीधे सीधे बीच में सेल प्लेट बना, सेल वॉल डेवलप हो गई, न्यूक्लियस टूटकर 2 भागों में बंट गया। इसको हम फिजन कह देते हैं। इसका मतलब सीधे टूटना होता है। कहाँ? 2 इक्वल पार्ट, 2 समान भागों में। एक क्लेमाइडोस्पोर है, यह थोड़ा सा अलग हो जाता है कि क्लेमाइडोस्पोर कब बनेगा? यह विपरीत परिस्थितियों में बनता है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं होगा। यह कब है? अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। यहाँ पर क्लेमाइडोस्पोर या तो टर्मिनल बनते हैं या इंटरकैली। टर्मिनल का मतलब हाइफी के टिप पर बनेंगे या हाइफी के बीच बीच में बन जाते हैं, कहीं भी बन सकते हैं। और कब होगा? कि जब जो है भोजन की कमी होने लगती है तो हाइफी के बीच बीच में या हाइफी के टिप पर एक ऐसी संरचना डेवलप होती है जो अपने आप को एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग के द्वारा घेर लेती है। यहाँ कोई अलग से नहीं कुछ हो रहा, सीधे वो हाइफी में वाल बना, ठीक। अब वह जो हाँ वाल बन रहा है, अब वह पार्ट क्या करता है? अपने अंदर साइटोप्लाज्म, भोजन, इन सबको अधिक मात्रा के एक्युमुलेट कर लेता है और उसके ऊपर एक थिक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, मोटी वाल बन जाती है जो कि एडवर्स कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो एक्चुअल में क्लेमाइडोस्पोर जो देखा गया, देखने में स्पोर की तरह दिखाई देता है लेकिन यह स्पोर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यह केवल क्या है, उस हाइफी का और उस सेल का साइटोप्लाज्म जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गया, अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लिया जिससे कि विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को वो बचा सके, सेव कर सके, ठीक। तो उसको हम क्लेमाइडोस्पोर कह देते हैं। अब क्लेमाइडोस्पोर के बाद आपका एक आता है ओइडिया है, लास्ट आपका ओइडिया फार्मेशन देखते हैं। ओइडिया फार्मेशन जो देखा जाता है कि यह कहाँ होता है, इसको देखा गया आपका म्यूकर है, राइजोपस है, वहाँ पे रिपोर्ट किया गया है कि ओइडिया में कुछ नहीं, हाइफी का जो टिप है वह टूट के अलग हो जाता है, अलग होता है और तुरंत वो डेवलप करके नया हाइफी बना देगा। तो ओइडिया कब होगा? फेवरेबल कंडीशन में। क्लेमाइडोस्पोर अनफेवरेबल, दोनों में अंतर है। क्यों? क्लेमाइडोस्पोर अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहा है लेकिन ओइडिया प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बनाता है। ओइडिया में क्या होगा कि वह हाइफी का ही एक पार्ट टूट के अलग हुआ, टिप और डेवलप करके फिर नया थाइलस और नया माइसिलियम बना देगा। इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह देते हैं। तो ये हो गए आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, क्लेमाइडोस्पोर, फिजन एंड ओइडिया फार्मेशन, जिसका ये फिगर भी यहाँ पे बना हुआ है। अब इसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, ठीक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम देखते हैं कि लगभग 20% से भी अधिक फंजाई ऐसे हैं जहाँ केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब एक क्लास है पूरा ड्यूटेरोमाइसिटीज जहाँ पर केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता है। अब यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एक विशेष प्रकार के एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा होता है। अब एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं यह बनते कैसे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कहेंगे, इसको हम पहले देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जो कब होगा? हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा, लेकिन केवल क्लेमाइडोस्पोर वहाँ पढ़ा गया कि जो क्या अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम देखेंगे यह कब होगा? हमेशा फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। और किसके द्वारा होता है? एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा। यहाँ
ऐसे स्पोर बनते हैं जो नॉर्मल एक सिंपल माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बनते हैं। यहाँ पर जो है कोई मियासिस नहीं होता है, ना ही कोई फ्यूजन होता है। ठीक, अब ये एसेक्सुअल स्पोर फंजाई में जो बनते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, मोटाइल होते हैं और एक नॉन मोटाइल होते हैं। जो मोटाइल स्पोर होते हैं उनको जू स्पोर कहा जाता है, जो नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं उनको ए प्लेनो स्पोर कहा जाता है। जू स्पोर जू स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। जू स्पोरेंजियम क्या है, एक साइक लाइक संरचना होती है जिसके अंदर जू स्पोर बनते हैं। और यह जू स्पोरेंजियम जिस हाइफी पे बनते हैं, जिस माइसिलियम में बन रहे हैं, माइसिलियम के उस हाइफी को जू स्पोरेंजियोफोर कह दिया जाता है। अब ए प्लेनोस्पोर को जो हम देखते हैं, ए प्लेनोस्पोर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया कह देते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर वे स्पोर होते हैं जो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। स्पोरेंजियम क्या है, यह एक सैक लाइक संरचना होती है जिसके अंदर स्पोर बन रहे हैं। और यह स्पोरेंजियम जिस हाइफी पे बनती है उस हाइफी को स्पोरेंजियोफोर कह दिया जाता है। और दूसरा होता है कोनिडिया। अब यहाँ पे देखिए चित्र भी बना हुआ है कि कोनिडिया हम किसे कहेंगे कि कोनिडिया यह एक्सोजिनस प्रोडक्शन होता है। स्पोर जिसको हम स्पोरेंजियोफोर कहे, स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं। दूसरा नॉन मोटाइल स्पोर क्या है, कोनिडिया, कि ए प्लेनोस्पोर में स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया बने। तो स्पोरेंजियोस्पोर एंड क्योंकि वह स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं। कोनिडिया जो होते हैं वह एक्सोजिनस होते हैं क्योंकि यह हाइफी के टिप पर बनते हैं। जिस हाइफी के टिप पर बनते हैं उसको हम कोनिडियोफोर यहाँ पर कह देंगे। ठीक, अब यह कोनिडियोफोर विभिन्न प्रकार के होते हैं, बहुत इसमें एक वेरिएशन देखा जाता है। ब्रांच होंगे, अनब्रांच्ड होंगे। ठीक, और जो कोनिडिया बन रहे हैं वह या तो डायरेक्ट कोनिडियोफोर पे बने हैं या तो कोनिडियोफोर पे कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं जिनको हम फेलाइट्स, स्टेरिगमाटा कहते हैं। और उस स्टेरिगमाटा के टिप पर कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया अकेले भी बनते हैं, चेन में भी बनते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के चेन भी पाए जाते हैं। तो यहाँ चित्र में देखिए एक वेरिएशन भी दिया गया है कि ब्रांच कोनिडियोफोर है। ठीक, और दूसरा क्या है, ये देखिए साइक्लाइक फेस्किल है जिसपे चेन ऑफ कोनिडिया स्टेरिगमाटा के ऊपर बने हुए हैं। तो अलग अलग ये तरीके हैं बनने के। ठीक, और दूसरा जो है यहाँ देखिए चित्र में बना हुआ है जू स्पोरेंजियम जिसके अंदर जू स्पोर बन रहे हैं। कोनिडियम यहाँ दिखाया गया कोनिडियोफोर जिसपे चेन ऑफ कोनिडिया लगे हैं। और यह स्पोरेंजियम है जो स्पोरेंजियोफोर के टिप पे बना है, इसके बीच में कालुमेला है और इस सैकलाइक संरचना के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर पाए जा रहे हैं। तो ये तीन हो गए जिसमें जू स्पोर मोटाइल हो गया, कोनिडिया और स्पोरेंजिया या नॉन मोटाइल हो गए। लेकिन कोनिडिया क्या हो गया, ऐसे स्पोर हैं जो एक्सोजिनस बन रहे हैं, एक चेन में बन रहे हैं, जबकि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर बन रहे हैं। इन स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया में यही अंतर हो जाता है। कोनिडिया की तुलना हम स्पोरेंजिया से करेंगे, लेकिन स्पोरेंजिया क्या करता है, यह स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस करता है, जबकि कोनिडिया डायरेक्टली स्पोर की तरह बिहेव कर रहे हैं और सीधे जर्मिनेट कर जाते हैं। जबकि स्पोरेंजिया क्या करेंगे, यह स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और वह स्पोर जो होता है वह फिर जो है जब स्पोरेंजियम से बाहर निकलता है तब यह हवाओं के द्वारा या दूसरे एजेंसीज के द्वारा कहाँ जाएगा, उड़कर जब दूसरे स्थान पे जाता है, उचित आधार मिलने पर वह जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके फिर नया माइसिलियम और नया हाइफी बनाएगा। और कोनिडिया जो होते हैं अभी हमने बताया कि सिंगली बनते हैं या चेन में बनते हैं। और कहाँ बनते हैं, कोनिडियोफोर के टिप पर बनते हैं। कोनिडियोफोर ब्रांच अथवा अनब्रांच्ड होते हैं। कोनिडियोफोर के टिप पर विशिष्ट संरचनाएं भी बनती हैं जिसमें वेस्किल्स होते हैं, फेलाइट्स होते हैं, स्टेरिगमाटा होते हैं।
जिसपे कोनिडिया एक चेन में भी बनते हैं, सिंगली भी बनते हैं। जहाँ चेन में कोनिडिया बनते हैं तो ये दो प्रकार के चेन बनाते हैं, जिसको हम एक्रोपिटल और बेसिपिटल चेन कह देते हैं। एक्रोपिटल चेन किसे कहेंगे कि जहाँ पर जो ओल्डेस्ट कोनिडिया होगा वह बेस पर होगा, यंगेस्ट कोनिडिया टिप पर होगा, तब ऐसे चेन को एक्रोपिटल चेन कह देते हैं। और जहाँ पर ओल्डेस्ट कोनिडिया टिप पर होगा और यंगेस्ट कोनिडिया बेस की तरफ होगा, तब हम उसको बेसिपिटल चेन कह देते हैं। कोनिडिया यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट भी होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं। तो ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग इस पार्ट में, इस एपिसोड में पढ़ेंगे। अब ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। अब इसके आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे।